उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और बेसिक कंसेप्ट पे बातचीत की थी, ठीक है। तो अभी आज हम लोग अपना पढ़ाई वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखो जो टॉपिक हमें सीखना है वो बेसिक में ही आता है, बट मैंने उस दिन नहीं लिया था, मैं इसको अलग से लेना चाह रही थी। बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है और उसके बाद ये बेसिक्स वाला काम ख़त्म हो जाएगा और तुम लोगों की एक नई दुनिया शुरू होगी आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, पहले हम लोग शुरुआत में थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, और अगर वो मिक्सचर को मैं लेट से कह दूँ कि ये मिक्सचर है आपके पास, इसमें दो आपके एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है एक्स और दूसरा एलिमेंट है वाई। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि उस मिक्सचर में एक्स का मास कितना होगा, तो लेट से तुमने कहा कि डब्ल्यू एक्स होगा, और अगर मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे जो y है उस चीज़ का मास कितना है, तो तुम कहोगे डब्ल्यू वाई होगा। मान लेते हैं कि उस मिक्सचर x के कितने मोल्स हैं हमारे पास, nx, और y के हमारे पास कितने मोल्स हैं, ny। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि आपको देयरफॉर मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास को हम कुछ अज्यूम नहीं करेंगे, राइट। मैं तुमसे अगर पूछूंगी यहाँ पे मोलर मास कितना हुआ, तो तुम मुझे कहोगे कि मोलर मास निकालने के लिए आप वेट और इसको क्या कर दो, मोल्स को डिवाइड कर दो, डब्ल्यू एक्स बाय एन एक्स। ये सब इतना काम तो आता है जो हमने सीख लिया, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं मेरा सवाल तुम्हारे से ये रहा कि आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि यहाँ पे ए का मतलब एक्स का उस मिक्सचर में मास परसेंटेज कितना है, मतलब उस एक्स में उस आपके मिक्सचर में उस एक्स का मास परसेंटेज कितना है। तो मास परसेंटेज ऑफ एक्स अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो जैसा हम लोग स्कूल में अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं उसी सेम बेसिस पे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल। तो टोटल यहाँ पे मिक्सचर में क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो उन दोनों के आपके वेट का टोटल यानी कि डब्ल्यू एक्स और अपॉन में डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। अब क्योंकि ये चीज़ मुझे परसेंटेज के टर्म्स में निकालनी है, इनटू में कितना आ गया 100। सिमिलरली अगर यही चीज़ मुझे मास परसेंटेज वाई का निकालना होता, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू वाई अपॉन में डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। याद रखना डिनोमिनेटर में हम टोटल लेते हैं। अगर आपके मिक्सचर में मान लेते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो लेट्स से एक्स वाई जेड, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड। तो जिस तरीके से मास परसेंट निकाला जा सकता है उसी तरीके से मोल परसेंट भी निकाला जा सकता है, मोल परसेंटेज ऑफ एक्स। तो वो कितना हो जाएगा आपके मोल्स ऑफ एक्स अपॉन मोल्स ऑफ एक्स प्लस मोल्स ऑफ वाई, और इनटू में कितना आ जाएगा 100। सिमिलरली अगर तुम्हें मोल परसेंटेज वाई के निकालने हो तो वो भी तुम निकाल सकते हो, कैसे, मोल्स ऑफ वाई अपॉन में मोल्स ऑफ एक्स प्लस मोल्स ऑफ वाई और इनटू में कितना 100, राइट। तो ये तो थी एक जनरल बातचीत। अभी हम लोगों को जो मेन टॉपिक पढ़ना है, जो मैं उस दिन तुम्हें बताई थी, वो एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना है एवरेज एटॉमिक मास। सिंस हम लोगों ने एवरेज वर्ड इससे पहले भी यूज़ किया है, स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं, हमें एवरेज का मीनिंग पता है, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज का मीनिंग नहीं जानने में इंटरेस्टेड है एक्चुअल में। तो हमें यहाँ पे जानना क्या है, देखो नेचर में जितने भी मतलब मोस्टली आपके जो आइसोटोप्स होते हैं, होप्स हो कि तुम्हें आइसोटोप्स का मतलब पता है, अगर लेट से भूल गए हो तो आइसोटोप्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये आपके सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम होते हैं, राइट। सेम एलिमेंट सभी का सेम होता है और इन ये लोग डिफरेंट एटम्स होते हैं, एंड साथ ही साथ में इन लोगों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, सेम, लेकिन इन लोगों का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। जैसे हम लोगों को पता है इसके बारे में, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना, वैसे ही कार्बन के भी 3 होते हैं, 12, 13 एंड 14, और उसके अलावा जो आपका क्लोरीन होता है उसके भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस तरीके से आइसोटोप्स वाली दुनिया से हम लोग ऑलरेडी अवेयर है। तो अभी हम लोगों को देखो यहाँ जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज एटॉमिक मास। तो जो नेचर में आपको अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं, इनकी जो अबेंडेंस है वो भी नेचर में कैसी है, अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं डाटा की बात करूँ
तो मैंने भी ये डाटा ऑब्टेन किया है। जैसे हमें पता है कि कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू माय डाटा कार्बन 12 जो है वो आपके नेचर में 98.892% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। और उसमें जो कार्बन 13 होता है वो तुम्हारे इसमें 1.108% पाया जाता है। और जो कार्बन 14 होता है, तुम खुद कैलकुलेशन लगा लो कि कितना कम होता होगा उसका, वो रहता है 2 × 10⁻⁻10। ये उनका परसेंटेज अबेंडेंस रेट है, ठीक है। अब अबेंडेंस का मतलब तुम्हें पता है कि कौन कितने क्वांटिटी में है। तो अगर मैं ऐसे में बात करूँगी कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, एंड आई नो कि जो कार्बन 12 है उसमें उसका एटॉमिक मास है 12 AMU, राइट। जो कार्बन 12 आपके नेचर में पाया जा रहा है उसका एटॉमिक मास है 12 AMU। जो कार्बन 13 है उसका मास है 13.00335 AMU। ये सारे डाटास आपको याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसे समझाने के पर्पस के लिए। और जो कार्बन 14 है उसका मास है 14.00317। तो अगर मुझको अभी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है अगर ये चीज़ किसी को बतानी हो, तो मैं किसका मास लूँगी? कार्बन 12 का लूँगी, कार्बन 13 का लेंगे हम, कि कार्बन 14 का लेंगे, राइट। तो ना तो हम कार्बन 12 का मास लेते हैं, ना ही हम लोग कार्बन 13 का लेते हैं, ना ही हम कार्बन 14 का लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन सारे एटॉमिक मासेस का, तीनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज लेते हैं, राइट। ये 9th स्टैंडर्ड में निकाला है। कैसे निकाला जाता है एवरेज? कि जितना परसेंटेज में वो पर्टिकुलर स्पीशीज नेचर में पाई जा रही है, ठीक है, जितनी परसेंट में, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 इंटू में उस कार्बन 12 का एटॉमिक मास बराबर प्लस उसका दूसरा आइसोटोप परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 इंटू में उस कार्बन 13 का एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ क्या, आपका कार्बन नंबर 14 मल्टीप्लाई में उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास 3 आइसोटोप्स हैं तो मैंने 3 लिया है और डिवाइड बाय मैं कितना करूँगी, 100, राइट। यहाँ पे हम लोग एवरेज का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 100, क्योंकि कैलकुलेशन परसेंटेज में की जा रही है। और जब जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन परसेंटेज में करोगे तो डिवाइड में आपका 100 आएगा। तुम अगर वैल्यूज़ को पुट करो, मल्टीप्लाई करो, जो कि करने का कोई सेंस नहीं बैठता है, तो यहाँ से तुम ये पाओगे कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज फाउंड टू बी 12.001 AMU, राइट, जैसे आजकल यू भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो लेते हैं 12.001 AMU। अब ये 12 के आसपास ही क्यों आया? क्योंकि नेचर में ऑलमोस्ट 99% तो कार्बन ही है। तो तुम ये सोचो कि 99% कंट्रीब्यूशन कार्बन 12 का है एटॉमिक मास में, तो ऑब्वियस है कि एटॉमिक मास 12 के पास आएगा। तो तुम अगर अपना कोई पीरियोडिक टेबल खोलो जिसमें आपको एटॉमिक मासेस लिखे हुए रहते हैं, तो तुम ये पाओगे कि कार्बन का वहाँ पे एटॉमिक मास 12 नहीं होता है, 13 नहीं होता है, 14 नहीं होता है, वहाँ पे उसका एटॉमिक मास होता है 12.001। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, हम लोग उसे अप्रॉक्स करके उसको 12 यूज़ करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 001 को क्या हम लोग अप्रॉक्सीमेशन उसकी करें, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, कि अगर आपके नेचर में आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपको अगर पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास लिया जाए, तो यू कैनॉट से कि कार्बन 12 वाले के एटॉमिक मास को ही अपन मान लेते हैं कि वो बाकियों का भी होगा। क्यों? कार्बन 13 और कार्बन 14 बुरा नहीं मान जाएंगे कि हमारे एटॉमिक मास में क्या गड़बड़ी है। सो वी टेक देयर फ्रैक्शनल अबेंडेंस रिलेटिव मास, राइट। तो हम लोग वहाँ से उनका क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रैक्शनल अबेंडेंस रिलेटिव मास, यानी कि कौन नेचर में कितनी मात्रा में के अब मौजूद है उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या निकालना शुरू कर दिया, उनका फ्रैक्शनल अबेंडेंस रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव वर्ड मैंने क्यों बोला है, ये फर्स्ट वीडियो से तुम्हें समझ में आया होगा कि वहाँ पे हम फर्स्ट रिलेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये बेस्ट वे मिला है इस तरीके के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स या एक या से ज़्यादा वो लोग अपने नेचर में फाइंड होते हैं। समझ रहे हो? जैसे ये वाला काम अगर मैं क्लोरीन के साथ करूँ, ठीक है, एज वी नो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, राइट, ये हमें पता है। क्लोरीन नेचर में आपके 2 आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है। पहला होता है क्लोरीन
ठीक है, जिसमें एटॉमिक मास होता है 35, एंड एक होता है आपका क्लोरीन जिसमें उसका एटॉमिक मास होता है 37, राइट। लेकिन जो आपका 35 वाला है वो नेचर में 75% अबेंडेंट है, और जो 37 वाला है वो नेचर में से 25% अबेंडेंट है। तो ऐसे केस में अगर मुझे ये पता लगाना है कि उस पर्टिकुलर क्लोरीन का मास मैं कितना लूँ, आइदर आई हैव टू टेक 35 और आई हैव टू टेक 37। तो ऐसे केस में क्योंकि उसके दो आइसोटोप अलग अलग परसेंटेज कंपोजिशन में है नेचर में, सो हम लोगों ने ऐसी चीज़ों के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, जिस परसेंटेज अबेंडेंस में पाए जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय उनका एटॉमिक मास, प्लस उसका सेकेंड वाले का परसेंटेज अबेंडेंस 25, उसका एटॉमिक मास कितना है 37, एंड डिवाइडेड बाय कितना आपका टोटल यानी कि 100। तो जब तुम ये कैलकुलेशन करोगे देन यू विल फाइंड दैट कि एटॉमिक मास कितना है 35.5 AMU। तो इससे कम से कम एक बातचीत तो आपको हमेशा अपने ध्यान में रख लेनी चाहिए, वो ये कि एक्चुअल में आपके एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए हम अप्लाई करते हैं जो लोग नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पॉइंट बना के अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना। पॉइंट नंबर 2 ये लिखना कि जिन जिन चीज़ों का मतलब जनरली जब जब हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं तो ऐसे केस में हम लोगों को जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो जनरली डेसिमल में मिलते हैं हमें एटॉमिक मास। तो अगर तुम्हें कहीं कोई एटॉमिक मास डेसिमल में मिल रहा है तो ये बात तुम समझ जाना करके कि वो चीज़ उसका क्या है, आपका एक एवरेज एटॉमिक मास है। डेसिमल में आया यानी कि समझ लो कि वो एवरेज एटॉमिक मास है। इसके बारे में हम कैलकुलेशंस करेंगे, बट एक चीज़ तो इसमें से यहाँ पे याद कर ही लो कि अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज अबेंडेंस दिया है, राइट, अगर तुम्हें परसेंटेज अबेंडेंस दिया है तो परसेंटेज अबेंडेंस के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला, फिर एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास तुम कैलकुलेट कर लोगे। अगर बातचीत देखो एटम की हो रही है, ठीक है, तो तुम एवरेज एटॉमिक मास वाला टर्म यूज़ करना। अगर बातचीत आपके क्या कहते हैं मॉलिक्यूल की हो रही है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये वाला वर्ड यूज़ करना। ठीक है, अब अच्छा इसमें एक इंसान को ये डाउट आ सकता है करके कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्यों यूज़ करेंगे, आइसोटोप्स तो एटम है करके। तो ऐसा नहीं है, कल को मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अपनी बॉडी के ब्लड का मास कैलकुलेट करना है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, तुम ब्लड रिपोर्ट्स चेक करना CBC की, उसमें लिखा हुआ आता है। तो ऐसे केस में क्या अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी तुम्हें अपने ब्लड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब मैं तो उतने अच्छे से बायोलॉजी जानती नहीं हूँ, बट डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होते हैं। तो तुम उन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या करोगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स देन वी आर सेइंग दैट it is termed as that is average atomic mass, but if we are talking about the things like air like blood, इसका मतलब कि हम लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोथ एग्जिस्ट जस्ट लाइक कि एटॉमिक मास होता है मॉलिक्यूलर मास होता है, राइट। एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो वैसे ही एवरेज एटॉमिक मास भी होता है और आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी होता है। सो इससे कंफ्यूज मत होना। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों के पास, चाहे आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो या फिर तुम उसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, अगर आपको परसेंटेज अबेंडेंस दिया है, अगर तुमको ये पता है कि तुम्हारे ब्लड में कितना परसेंटेज RBC है, ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है कि आपके हाइड्रोजन के क्योंकि 3 आइसोटोप्स होते हैं तो कौन सा आइसोटोप कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, तो जब आपको परसेंटेज अबेंडेंस दिया होगा तो ये फॉर्मूला चलेगा, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, आपके परसेंटेज अबेंडेंस को परसेंटेज अबेंडेंस परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इनटू में कितना, अगर वो एटम की बात कर रहा है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लेना, राइट। तो यहाँ आ जाएगा इंटू A1 प्लस क्या करेंगे नेक्स्ट में परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय कितना आपका A2 प्लस डॉट 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 जितना भी आपके पास रहेगा एंड डिवाइडेड बाय, याद रखना यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है। अगर मैं यही सेम चीज़ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोल रही होती तो बस फ़र्क इतना पड़ जाता कि यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास करके हम लोग वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, उसके बाद क्योंकि मैं A1 यूज़ कर रही हूँ तो मॉलिक्यूल के लिए बस मैं
M1 यूज़ कर लूँगी और कुछ नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में रहे हो ना क्या है। तो इसके बेसिस पर मैं अगर एक इलस्ट्रेशन तुम्हारे से लूँ, जैसे इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, ये एवरेज एटॉमिक मास ही तो निकाला है डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटेज, कि उनका परसेंटेज कंपोजिशन कितना कितना है करके। तो लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि एयर का सैंपल हमने कलेक्ट किया, उस एयर के सैंपल में 80% आपको ऑक्सीजन मिली एंड 20% तुम्हें वहाँ से क्या मिला है, नाइट्रोजन मिला है, राइट। अब तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि उस पर्टिकुलर एयर का मोलर मास कितना है, समझ रहे हो। अब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आइसोटोप्स तो नहीं है ना, सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, राइट। परसेंटेज अबेंडेंस दी है लकीली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास कितना निकल के आएगा, सॉरी एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आएगा। कैसे निकालना है आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा जितना परसेंटेज है, तो 80, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, कई बार लोग ना ऑक्सीजन को 16 ले लेते हैं। सी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ O2, एंड O2 इज अ मॉलिक्यूल नॉट एन एटम। तो यहाँ पे ये चीज़ कितनी आ जाएगी, इनटू में 32 प्लस नाइट्रोजन 20 और मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये वाला चीज़ डिवाइड बाय 100। सो अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो ये वाला एडिशन वगैरह सब काट पीट कर देखते हैं कितना निकल कर आता है। बट तो कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे, मुझे लगता नहीं, मुझे नीड है उसकी, बट कर लेती हूँ मैं भी एक बार। तो कितना हो गया तुम्हारा 8 इंटू 32 2560, ठीक है, एक ज़ीरो लगा दिया मैंने, और प्लस 28 इंटू 2, तो ये हो गया 56, दैट इज 560 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया, तो 2560 0 यानी कि 0 12 कैरी 1 11 और ये 3120 बाय 100 दैट इज 31.2। ये आ गया हम लोगों का एवरेज मॉलिक्यूलर मास। समझ गए कैसे निकालना है परसेंटेज, अगर अबेंडेंस आपको दिया है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास तुम कैसे निकालोगे करके, ठीक है। सो आई होप सो कि इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। एंड व्हाट अबाउट द टर्म यूनिट, ईदर यूनिट विल बी AMU, ठीक है। जिसको तुम ये लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो करके। तो इस तरीके से आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे देती हूँ, इस चीज़ को तुम निकाल लेना। जैसे नेचर में जो आपका एर्गन होता है वो एक्चुअल में 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है एर्गन अगर 36 मॉलिक्यूलर मास में है, अगर आपका एर्गन 38 मॉलिक्यूलर मास में है, और अगर तुम्हारे पास एर्गन 40 मॉलिक्यूलर मास में है। तो अब अगर मान लेते हैं वो आपका 30 है, तो ऐसे केस में उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब ग्राम एटॉमिक मास होता है 35.96755, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ, तो अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ तो यहाँ पे यूनिट AMU नहीं आएगी, ठीक है। और इस चीज़ का परसेंटेज अबेंडेंस है 0.337%। सोचो एर्गन 36 इतना कम परसेंटेज में है, तो बाकी का क्या, बाकी के हैं लेकिन, ठीक है। ये 38 वाला जो है इसका मास है 37.96272 और इसका मास है 39.9624। तो इस चीज़ की परसेंटेज अबेंडेंस है 99.600 और यहाँ पे इसकी परसेंटेज अबेंडेंस है 0.063%, राइट। एक मिनट। तो ऐसे में मैंने तुम्हें सभी का परसेंटेज अबेंडेंस दे दिया है और उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे दिया है। आपको सिंपली वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि उस चीज़ का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेना। आंसर मैं बता देती हूँ कितना आएगा ताकि हम टैली कर सको। 39.948 ग्राम। ये इजी चीज़ है, राइट, कि यहाँ पे अच्छा इसका मैं ग्राम पर मोल क्यों लिखूँ, यहाँ पे मैंने यूनिट टू ग्राम मोल इन्वर्स किया। ये वाली चीज़ तुम समझो इतना इजी है कि ये पार्ट आपके 9th स्टैंडर्ड के भी सिलेबस में था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ और फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको परसेंटेज अबेंडेंस दी हो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपको कुछ और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो चलो हम लोग हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगेन मान लेते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपने 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से उसका पहला आइसोटोपिक फॉर्म है A और दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म है A ही, क्योंकि एलिमेंट का मतलब वो तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, इस एलिमेंट A का
जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर Z दोनों के केस में है, लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसका मास होगा m1 और इसका मास होगा m2। मासेस अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस डाटा को देखकर तुम्हें क्या लगता है करके कि यहाँ पर इस चीज़ का आपको मास कितना दिया हुआ है, तो तुम बोलोगे इसका मास दिया है m1 और इसका मास दिया है m2। अगर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे इसके मोल्स कितने हैं, तो तुम कहोगे कि मान लेते हैं इसके मोल से अपने पास n1 और मान लेते हैं इसके मोल से n2, राइट। अगर तुम्हें मास दिया जाए और अगर तुम्हें मोल्स दिया जाए, क्या तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर लोगे क्या? ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 जो कि क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो अगर तुम्हें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो तुम क्या करोगे? ठीक है, m1 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से n1 बराबर, सही कह रही हूँ मैं, क्या आ जाएगा m1 अपॉन में कितना आ जाएगा n1। अगर यहाँ से मैं मोलर मास कैलकुलेट करने को कहूँ तो यहाँ से आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ दैट सेकेंड आइसोटोप इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय n2। क्लियर है वाली चीज़? अब इमेजिन करो, इमेजिन अगर आपके पास कोई एक सिंगल सब्सटेंस होता, ठीक है, अगर आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस होता तो सिंगल सब्सटेंस का तुम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते? तुम यही करते कि आप मास लिखो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स लिखो, हम रेशियो निकाल के बता देंगे। तो अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं अगर तुमसे बोलूँगी कि उस चीज़ का मोलर मास कैलकुलेट करके दो, या फिर मैं कहूँगी कि अच्छा आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके दो, तो इसी सेम फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से कि न्यूमरेटर में मास की जगह आ जाएगा टोटल मास ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर का टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, राइट। उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, कुछ नहीं किया है, बस अपन ने वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, बाकी सब कुछ तो हम लोगों ने सेम ही रखा है ना। तो अगर मैं इसी चीज़ को देखूं और मैं पूछूं कि यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला निकालो, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मेरे पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में से दो ही हमने लिए हैं, एक लिया है आपका n1 मोल्स और दूसरा लिया है मैंने n2 मोल्स बराबर। तो ऐसे केस में यहाँ पे टॉप में मैं क्या लिख दूंगी उस चीज़ को, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका n1 प्लस n2, राइट, ये वाली चीज़ आ जाएगी n1 प्लस n2। लेकिन अब बात आती है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में देखो वो चीज़ किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, आपको लिखना है वहाँ पे न्यूमरेटर में टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। तो अभी तुम्हारे पास यहाँ से ये एक फॉर्मूला बनकर आ गया, ये एवरेज मॉलिक्यूलर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एक ये हो गया। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास n1 और n2 दो टाइप के हैं तो फॉर्मूला बनेगा n1 प्लस n2, और यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी n1 इंटू में उस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास 1, मॉलिक्यूलर मास 1 का, मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है, प्लस वहाँ पे n2 उसके मोल्स इंटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट 2। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मान लेते हैं तुमको मोल्स इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, मोल्स इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मोलर मास इंटू मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने मोलर मास ही क्यों लिया है, क्योंकि मोलर मास आपको पता रहता है ना, इस वजह से। तो ये यहाँ से हम लोगों के पास एवरेज एटॉमिक मास बोलो या एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलो, यहाँ से इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये दो तो तुम्हें दिख ही रहे हैं और एक तीसरा ये ऊपर में हमने परसेंटेज कंपोजिशन के टर्म्स में यहाँ पे लिखा था करके, ठीक है बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी देखो इससे बस एक बात तुम हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी तुम्हारा कोई भी मॉलिक्यूलर मास करके अगर फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर डेसिमल में आ रहा है, तो ये बात समझ जाओ कि एक्चुअल में वहाँ पर वो चीज़ क्या रही होगी, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स रही होगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को भूलना मत, ठीक है। अब हम लोग इलस्ट्रेशंस करते हैं ताकि ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ सके और अच्छे से करके कि हम क्या सीख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोरॉन के बारे में, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ। बोरॉन नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोरॉन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 10 और दूसरे का एटॉमिक मास तुमको दिया हुआ है 11। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि नेचर में परसेंटेज अबेंडेंस दोनों आइसोटोप की कितनी है, बराबर कितनी है। और बस ये एक डाटा और आपको दिया है कि एवरेज एटॉमिक मास उस केस में बोरॉन का आपके पास है
10.8। ठीक है, अब ध्यान दो कि परसेंटेज अबेंडेंस का मतलब, जैसे मैंने ये कहा था कि क्लोरीन 35 वाला 75% एग्जिस्ट करता है और जो 37 वाला है वो आपका कितना 25% एग्जिस्ट करता है। तो वैसी परसेंटेज अबेंडेंस हमको निकालनी है। तो देखो परसेंटेज अबेंडेंस भले ही निकालनी है तो एक बार दिमाग में अपने वो परसेंटेज अबेंडेंस वाले फॉर्मूले को लेकर आओ कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। पहले वाले का परसेंटेज अबेंडेंस, राइट, लेट दैट परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ दिस बोरॉन आइसोटोप भी x%। तो पहले वाले को मैंने x% मान लिया, इनटू में उसका एटॉमिक मास जो कि कितना है 10, फिर प्लस में दूसरे वाले का परसेंटेज अबेंडेंस, क्योंकि मुझे दूसरे वाले का परसेंटेज अबेंडेंस नहीं पता, बट इतना पता है कि दो ही आइसोटोप्स है ना उसके, कोई तीसरा तो है नहीं, तो दोनों का परसेंटेज अबेंडेंस ऐड होकर कितना आएगा 100 आएगा। तो यानी कि अगर पहले वाले का परसेंटेज अबेंडेंस x है तो दूसरे वाले का हो जाएगा 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास यानी कि 11 और डिवाइड बाय परसेंटेज अबेंडेंस के केस में 100 और एवरेज एटॉमिक मास यानी कि ये वाला डाटा ऑलरेडी तुम्हें कितना दिया हुआ है 10.8। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशंस करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो करके देखते हैं कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 1080 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x प्लस 1100 माइनस 11x। ठीक है, तो 1080 माइनस 1100, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस ऑफ एक्स, यहाँ से भी ये चीज़ माइनस ऑफ एक्स में आ जाएगी, तो रेफर एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 20%। यानी कि बोरॉन का जो एटॉमिक मास 12 होता है वो नेचर में, मतलब एटॉमिक मास 10 होता है वो नेचर में 20% फाइंड होता है। तो अगर ये वाला पार्ट आपका 20% फाइंड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कितना परसेंटेज होगा 80। नो नीड ऑफ डूइंग फर्दर कैलकुलेशंस। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 थे इसीलिए मैंने टोटल 100 लिया है करके उसको। अगर 3 होते तो 3 लोगों का मिला के टोटल कितना होता 100 होता करके। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके के छोटे मोटे सवाल तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट में मिलेंगे, राइट। अब जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला ना और क्रिएट होता है, उस फॉर्मूले में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने जितने मैं सवाल कर सकती हूँ। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखो हमें सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इवन कल से जो हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा एवोगैड्रो वाला, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये ऑलमोस्ट समझो कि तुम्हारे गैसेस में तुम्हारे कदम रख चुके हैं। वो देखो कंसेप्ट ये है कि एवरेज मोलर मास तो हमको निकालना ही है, लेकिन एवरेज मोलर मास अभी हमें निकालना है एक गैसियस मिक्सचर का, राइट, जैसे कि हवा। इस चीज़ का अगर मैं तुम्हें मोलर मास निकालने को कहूँ तब अपन क्या काम करेंगे। तो पहली बात याद रखना, जो फॉर्मूला हम अभी लिखने जा रहे हैं उस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है कि एक्चुअल में आप जो भी गैसियस मिक्सचर लोगे वो गैसियस मिक्सचर आपका क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, राइट। अगर वो होमोजीनियस का मतलब समझता है तुम्हें, यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास एयर है, लेट्स से मेरे पास एयर है, उस एयर में कितनी सारी गैसेस पाई जाती हैं। जैसे आपका O2 गैस हो गया, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, CO2 गैस होती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, अगर मैं ये मान कर चलूँ कि वो जगह, वैसे अगर तुम अभी जिस भी कमरे में बैठे हो, ठीक है, हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है किस जगह कितनी इंडस्ट्रीज है, क्या पोल्यूशन है, बट अगर तुम्हारे रूम की मैं बात करूँ तो तुम रूम के किसी भी कोने से जाके उस गैस का सैंपल कलेक्ट करोगे अगर, तो तुम्हें हर जगह वो चीज़ कैसी दिखेगी, यूनिफॉर्म। कहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम जहाँ बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से अगर तुमने सैंपल कलेक्ट किया तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा देखो बहुत कम थी, CO2 ज़्यादा था, लेकिन रूम के दूसरे कोने में तो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन है, वहाँ पे CO2 कम है। ऐसा नहीं होगा, वो मिक्सचर कैसा रहेगा आपका, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, अगर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज अभी है वही ऑक्सीजन का परसेंटेज आपके रूम के दूसरे कोने में भी रहेगा। समझ में हो? तो अब ऐसे केस में जब हमारे पास गैसियस मिक्सचर है और गैसियस मिक्सचर में इनका मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए देखो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। फॉर्मूला ये रहता है हमारा, जैसे हमने जो वहाँ लिखा था वहाँ हम क्या लिख रहे थे, टोटल मास। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे टोटल मास ऑफ अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय, हमारा अगेन वही फॉर्मूला रहेगा, टोटल मोल्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, टॉप में भी हमने वही लिखे थे, यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं, टोटल मोल्स मास ऑफ अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल
मोल्स ऑफ ए मिक्सचर। तो ये हो गया तुम लोगों का पहला फॉर्मूला, किस चीज़ को लेकर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर अगर निकालना है तो। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे अगेन वही चलेगा। फॉर्मूला नंबर 2 ये रहेगा कि अगर तुम्हें टोटल मास निकालना है तो टोटल मास को कैसे निकाल सकते हो, मोल्स मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर चीज़ का मॉलिक्यूलर मास प्लस मोल्स ऑफ सेकेंड और इनटू में उसी पर्टिकुलर चीज़ का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अभी हमने इस चीज़ को ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दूसरा फॉर्मूला, बराबर। समझ रहे हो कैसे, ये ऊपर मैंने डिराइव किया था ना, देखो यहाँ पे बताया भी था करके कि मोल्स क्या, अगर मास निकालना हो तो क्या लिख सकते हो उसको, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे मास लिखना था, यानी कि मुझको लिखनी थी कि m1 की वैल्यू प्लस m2 की वैल्यू डिवाइड बाय n1 प्लस n2। बट मेरे पास m1 यानी कि मास नहीं पता, तो m1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी। तो सेम उसी के जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया कि मोल्स इंटू में आपका वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास प्लस मोल्स टू इंटू में आपका पर्टिकुलर ये वाला, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे अगेन एक तीसरा फॉर्मूला भी होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पहले वाले की मल्टीप्लाई बाय, अगर एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जो ऊपर में हम लोग टॉप फॉर्मुलेज यूज कर रहे थे वही सारे टॉप फॉर्मुलेज हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो इलस्ट्रेशन में आते हैं। पहले सिंपलेस्ट इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऑक्सीजन का कंपोजिशन दिया हुआ है 16% एयर में। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपके पास एयर में 80% है। CO2 जो है वो हमारे पास एयर में 3% है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एयर में 1% है। अब अगर तुम्हें मैं ये कैलकुलेट करने को बोल दूं कि इस पॉल्यूटेड एयर का मोलर कंपोजिशन क्या है, ठीक है। मोलर कंपोजिशन का मतलब मैं तुमसे मोलर मास ही पूछ रही हूँ, तो मोलर कंपोजिशन ऑफ पॉल्यूटेड एयर, ये हम लोगों का सवाल है। तो सबसे पहले इस ध्यान दो कि आपको गिवन पार्ट क्या है। इस बार गिवन पार्ट क्या है आपका, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन ये चीज़ दी है तो बहुत ही ईजी होने वाला है। कैसा हो जाएगा बताओ कंसेप्ट। अगर मैं उस पॉल्यूटेड एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी तो जितना उसका परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय जितना उसका एटॉमिक या फिर उसका जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है। सिंस ये सारी चीज़ें एयर में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो ये O2 होगा, N2 होगा। तो O2 यानी कि 32 प्लस नाइट्रोजन 80% मल्टीप्लाई बाय आपका 28 प्लस तुम्हारा CO2 3% मल्टीप्लाई बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 44, SO2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 64 और डिवाइडेड बाय परसेंटेज कंपोजिशन में हमेशा आता है 100। सो अगर मैं ये पार्ट का कैलकुलेशन कर लूँ तो ये इस तरीके से इसके कुछ वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगे तुम लोगों के पास, ठीक है, अपॉन में 100। सो अगर इस सबको पूरा डिवाइड करो तो आंसर आएगा 29.48। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो हमारे पास एयर है उस एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है, 29.48। अब यहाँ एयर की जगह ना देखो ब्लड भी हो सकता था, तो अगर ब्लड होता तो O2N2 की जगह RBC WBC प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह वाली चीज़ें होती, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें वो चीज़ में कैसा कन्वर्ट होते आना चाहिए। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बेटर हैं, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे पहला है आपके पास, कैलकुलेट एन एवरेज ऑफ मिक्सचर, और उस मिक्सचर में देखते हैं क्या क्या चीज़ है, कंटेनिंग SO2 एंड O2, ठीक है। इसमें तो हमें लगेगा कि अभी अभी ऊपर वाला ही कर रहे हैं, लेकिन 2:1 मोल रेशियो लो, ये यहाँ पे आ गया तुम्हारा हीरो, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है जिसमें SO2 और O2 मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मोल रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो देखो क्या दिक्कत है, क्या हमने मोल्स के टर्म में कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, देखा है हमने मोल्स के टर्म में भी फॉर्मूला। मोल्स के टर्म में देखो फॉर्मूला क्या होता है कि कितने मोल्स हैं आपके पास पहले कंपोनेंट के, यहाँ पे पहला कंपोनेंट यानी कि SO2 मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर SO2 का आपके पास मॉलिक्यूलर मास, प्लस आपके पास कितने मोल्स हैं O2 के मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ठीक है। और अपॉन में हम क्या रखेंगे, 100 नहीं, यहाँ पे 100 नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं टोटल मोल्स। तो अभी देखो तुम्हें मोल रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। तो SO2 के कितने मोल्स, 2, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया होगा तुम लोगों का, SO2 का कितना हो जाता है 64।
ठीक है, प्लस इसका 1 इंटू में 32 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी कि 3। सो इस चीज़ की कैलकुलेशन अगर मैं कर लूँगी तो ये 128 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कुछ हो जाना है 160 डिवाइडेड बाय 3 करके, राइट। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एम एवरेज। तो ये कितना आसान था जब हमें मोल रेशियो दिया था, कुछ भी कठिन नहीं था। अब मान लेते हैं सेम यही सवाल है, सेम टू सेम, बस अपन कुछ चेंज कर लेते हैं, लॉ में चेंज करके दे ही देती हूँ करके। जैसे कि अगेन मैंने तुमसे कहा है कि आपको एम एवरेज कैलकुलेट करना है, और इस बार जो तुम्हारे पास मिक्सचर है वो मिक्सचर है आपके पास ओजोन का और O2 का, राइट। ओजोन और O2 है, लेकिन इस बार तुम्हें क्वेश्चन में जैसे पिछली बार मोल रेशियो दिया था 2:1, इस बार मोल रेशियो के बजाय आपको दिया हुआ है मास रेशियो। लो, महान कार्य, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है, मास रेशियो। तो उसमें कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, हमने जैसे ऊपर काम किया था हम सेम वही काम करेंगे। बस फर्क इतना पड़ेगा कि पहले हम मास रेशियो को कन्वर्ट करेंगे मोल रेशियो में, और मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें आता है कैसे काम करना है, जैसे ऊपर वाले को मैं की थी। बट द क्वेश्चन इज कि हम उसको मोल रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो तुम ये चीज़ देखो कि मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास, राइट। तो ऐसे केस में अगर तुम्हें ये चीज़ दी हुई है मास और तुम्हें ये मोल्स में जाना है, तो तुम क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे। तो अगर तुम्हारे पास मोल रेशियो दिया था, सॉरी मास रेशियो दिया था 2:1, तो अगर तुम्हें इस चीज़ को कन्वर्ट करना था मोल रेशियो में, तो मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए उनके मॉलिक्यूलर मासेस से। तो मॉलिक्यूलर मास ओजोन का कितना होता है 48, और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 32, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई 2/42। इसको मैं लगे तो कैंसिल कर लेती हूँ, तो ये वाला पार्ट कितने से चला जाएगा तुम्हारा 8 4 और ये 8 6, फिर और कटेगा 2 और 1 3। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने पास रेशियो निकल के आया 4:3। अब 4:3 कैसे आया, वो 1/3:1/4 था, राइट, ये ऐसा था। तो ये किस चीज़ का रेशियो है, देखो ये O3/O2 है, O3 1/3 अपॉन में O2 1/4, यानी कि ये चीज़ निकल के आई 4:3, ठीक है। तो मोल रेशियो से मास रेशियो, मतलब मास रेशियो से मोल रेशियो में कैसे जाना है पार्ट कर लोगे। फिर जैसे ही तुम्हारे पास मोल रेशियो आ गया, इस क्वेश्चन में मोल रेशियो कितना आ गया 4:3, ये जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लेना, तुम्हारे लिए मैं लीव कर रही हूँ इस चीज़ को, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें उस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था कि आपको क्या मोल रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करते आना है, या फिर आपका कंसेप्ट ये था कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर मास रेशियो से मोल रेशियो में जाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या है, आपको कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक मिक्सचर का, जिस मिक्सचर में आपके पास एक है NO और दूसरा है तुम लोगों के पास NO2, ठीक है। और वहाँ पे तुम लोगों को एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 38। तो कंपोजिशन फाइंड करना है का मतलब यहाँ पे फाइंड करना है परसेंटेज अबेंडेंस। तो परसेंटेज, अच्छा मैंने दोनों जगह NO ले लिया क्या, तो परसेंटेज अबेंडेंस वाला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एक को x ले लेते हैं और दूसरे को 100 - x, ठीक है। तो अभी एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया है 38, अगर मैं पहले वाले को x ले लेती हूँ तो NO का मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 30, प्लस यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट में 100 - x और NO2, तो O2 कितना हो जाएगा आपके पास 32 प्लस यहाँ से आ गया 14, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 46, तो इंटू 46 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन है यानी कि डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 100। सो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 3800, यहाँ पे आ गया आपके पास 30x और माइनस 46x, फिर यहाँ से खुलेगा प्लस 4600, यहाँ भेज के मैं इसको माइनस 4600 यहीं कर लेती हूँ। तो माइनस करने पे ये आ जाएगा -800 इक्वल टू में, यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा आपका -16। तो माइनस माइनस तो हमने दोनों तरफ से हटा दिए, सो 800 डिवाइडेड बाय 16 ये चीज़ हो जाएगी 50। तो x की परसेंटेज निकल के आया 50। x यानी कि किसका परसेंटेज मैंने माना था, NO का परसेंटेज कंपोजिशन। तो अगर NO का परसेंटेज कंपोजिशन 50 है तो NO2 का परसेंटेज कंपोजिशन भी कितना होगा 50 ही होगा, समझ गए।
तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने वाला सवाल तो एक मैं ऊपर भी दे चुकी थी तुमको। तो यहाँ पे सवाल को मैंने क्यों रिपीट किया, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोगों को देखो एक ट्रिक सीखनी है। तुम एक काम किया करो, जब भी तुम्हें इस तरीके का कभी भी सवाल आए ना परसेंटेज कंपोजिशन का, तो उस परसेंटेज कंपोजिशन के सवाल को सॉल्व करने का ये आपका हैंड टूल है कि करना ये कि एनो जो आपको मिक्सचर दिया है उस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास का एवरेज कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो एनो यानी कि कितना होता है, एनो आपका होता है, हमने अभी अभी निकाला था 30 और NO2 होता है आपका 46। फिर इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास का एवरेज निकाल लो, नॉर्मल मैथ्स वाला एवरेज। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 76/2। तुम चेक करो ये 38 आ रही है। तो अगर मान लेते हैं आपके मिक्सचर में जो गैसेस दी हुई हैं और अगर उन गैसेस के मोलर मासेस का एवरेज तुम्हारे गिवन एवरेज मास के साथ अगर मैच कर जाए तो ये बात एकदम गार्ड मान लो कि हमेशा परसेंटेज कंपोजिशन 50-50 ही रहेगा। हमेशा आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, वहीं से तुम कंक्लूड कर सकते हो कि हियर इन दिस क्वेश्चन द परसेंटेज कंपोजिशन इज 50-50%। ठीक है, तो अपन इस चीज़ की एक लाइन लगे तो लिख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि तुम्हें कई क्वेश्चन में बचाएगा। तो ऐसे केस में अगर मैं ये लिख दूं कि अगर आपके पास एम मोलर मास, ठीक है, मोलर मास का अगर तुम एवरेज कैलकुलेट करो, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वैसे मोलर मास का एवरेज कैलकुलेट करो और अगर वो वाला एवरेज आपके गिवन एवरेज के बराबर आ जाए, ठीक है, गिवन एवरेज वाला जो आपको दिया है, तो समझ जाना कि वो कंपोजिशन 50-50% का है। और अगर किसी का डाउट इसमें ये आएगा कि अगर वहाँ पे 3 होते तो 3 होते तो तीनों के बराबर टुकड़े कर दो, 3 लोगों के बराबर टुकड़े क्या कहलाएंगे, 33.33%। 4 गैसेस का मिक्सचर होता तो सबके बराबर हिस्से में कितना आता, 25-25%। ठीक है, इस तरीके से। तो फिलहाल लेकिन ये 2 के लिए ही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को तुम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसे कि पहले मैंने तुमसे कहा, जैसे आपको ऊपर मैंने परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढने को कहा था, तो इस क्वेश्चन में मैं तुमसे ये ढूंढने को कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे मास परसेंटेज ढूंढना है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मास परसेंटेज की स्टार्टिंग ही उससे की है, राइट, मास परसेंटेज ही सिखाया है। तो यहाँ पे इन अ मिक्सचर कंटेनिंग आपके पास यहाँ पे 2 गैसेस हैं। पहली है तुम्हारे पास SO2 गैस एंड दूसरी है O2 गैस। और यहाँ पे गिवन पार्ट ये दिया हुआ है कि एम एवरेज इस क्वेश्चन का दिया हुआ है 50। तो सबसे पहले तुरंत जो आपको दिया है वो चेक कर लो, क्या SO2 और O2 के मोलर मास का एवरेज 50 के बराबर आ रहा है क्या। तो SO2 हो जाता है तुम्हारा पास 64 और O2 हो जाता है 32। तो इस चीज़ का एवरेज हो जाएगा 96/2 यानी कि 48। तो अप्रॉक्स नहीं चलेगा, हाँ, वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर 49.99 होता तो हम बात सोचते भी, इस तरीके का नहीं। तो मतलब ये 50-50% कंपोजिशन वाला तो सवाल है नहीं। फिर अगर अभी 50-50% वाला नहीं है तो इसे हम लोग करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना रहता है तो ऊपर तो तुम्हारे पास वो चीज़ है ही है, लेकिन अगर मास परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मास परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, तो इसको देखो इस तरीके से करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास एक SO2 है और वहाँ पे आपके पास एक O2 है। मान लो कि मिक्सचर में जो SO2 है वो x ग्राम है और O2 जो है वो आपके पास 100 - x ग्राम है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में जो एम एवरेज होगा उस एम एवरेज को मैं क्या कहूँगी कि टोटल वेट आपके पास कितना है डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल मोल्स कितने हैं। तो एम एवरेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। टोटल वेट आपको नहीं दिया बट एक तरीके से दिया भी है। टोटल वेट हमने इस क्वेश्चन में माना ही कितना है, 100। ये इस क्वेश्चन का है की पॉइंट कि आपको टोटल वेट 100 मानना है। 100 डिवाइडेड बाय मोल्स। अब मोल्स कितने हैं देखो, ये SO2 का मास है और SO2 का मोलर मास होता है 64। तो SO2 के मोल्स कितने होंगे, इट विल बी x/64 प्लस O2 के मोल्स कितने होंगे 100 - x/32। ठीक है, अब बस तुम्हें कैलकुलेशन करने की नीड है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और जो भी x की वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास SO2 का वेट कितना है करके। ठीक है, चलो लगे तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं ये वाला पार्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला पार्ट 100,
यहाँ पे x अपॉन 64, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 200 माइनस 2x अपॉन में ये वाला पार्ट हो जाएगा 64। फिर एलसीएम लेकर मैंने उसको ऊपर पहुँचा दिया, 6400 ऊपर हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी 200 माइनस x, राइट, और इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 50। तो इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 0 माइनस में हो गया यहाँ पे 50x, और इक्वल टू में आ गया 6400, ठीक है ना। तो अभी बस कैलकुलेशन कर लो, तो ये 16400, अच्छा सॉरी मैंने ऐड कर दिया, 2 मिनट, कैलकुलेशन एरर, ठीक है। कितना है तुम लोगों के पास, 10,000 है, 10,000 में से माइनस करना है हमें 6400, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपका 3600 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 50x, ठीक है। तो अभी इसको बस 50 से डिवाइड कर लो तो तुम्हारे हाथ में आंसर है। तो देयरफॉर x की वैल्यू है 72, यानी कि x यानी कि SO2 तुम्हारे मिक्सचर में 72 ग्राम है। तो ऑब्वियस है कि जो हमने दूसरी चीज़ ली है O2, वो कितने ग्राम्स वहाँ पे रही होगी, वो वहाँ रही होगी 28 ग्राम्स, तभी तो टोटल 100 बनेगा ना, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें उनके वेट ढूंढने को नहीं कहे थे, उसने कहा था आपको वहाँ पे मास परसेंटेज ढूंढना है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, तो अगर मास परसेंटेज SO2 का ढूंढना है तो SO2 का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो SO2 का मास परसेंटेज आया 72, और O2 का मास परसेंटेज ऑब्वियसली कितना आएगा, 28%, ठीक है। तो होस्टो के इतना काम अब हम लोग कर पाएंगे। अब हम लोगों का कल जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। और तुम लोगों से डेंसिटी के बारे में अपन बातचीत करेंगे। वैसे तो तुम्हें डेंसिटी के बारे में पता है, बट फिर से कुछ यूनिट्स उसमें हम लोग सीख लेंगे, राइट। और उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी। तो अभी यहाँ पे ठीक है, एक क्वेश्चन था, ठीक है, रोनित ने डाउट भेजा है, उस चीज़ को मैं डिस्कस पहले कर लेती हूँ। उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 42 में गड़बड़ी है, देखते हैं थोड़ी सी, तो देख लेती हूँ मैं एक बार, चेक कर लेती हूँ कि वो चीज़ क्या गड़बड़ी है। अच्छा, तो तुमसे क्वेश्चन ये बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, ठीक है। तो गोल्ड एटम्स में आपको वहाँ कैलकुलेट करने, तो एटम्स कैलकुलेट करने में हमें कोई दिक्कत होती है क्या, नहीं, ठीक है। अब आगे उस सवाल में ये कहा गया है कि किसमें कैलकुलेट करना है 300 मिलीग्राम ऑफ अ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट गोल्ड, ठीक है। अगर आपके पास एक 300 मिलीग्राम की रिंग है तो तुम एक बात याद रखो, मिलीग्राम को पहले ही तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। और तुम्हें 20 कैरेट गोल्ड का एटॉमिक मास दिया हुआ है 197, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इक्वल टू 197, 20 कैरेट वाली चीज़ का आपको दिया है। तो जैसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें वहाँ से क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है, बराबर। तो यहाँ से तुम्हें ये निकल कर, अच्छा एक काम करती हूँ मैं, यार चीज़ सॉल्व करके ही दे देती हूँ करके, ठीक है, फालतू ओरल ही बताने से बेटर है। ठीक, देखो जरा ये सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे 20 कैरेट का मतलब हम लोगों को पता है, 20 कैरेट का मतलब क्या होता है, 20 कैरेट का मतलब होता है कि उसमें 20% मतलब 20 पार्ट्स में आपका गोल्ड है, और बाकी का 4 पार्ट उसमें कोई दूसरे मेटल से है, जैसे दूसरे मेटल के तौर पे कॉपर और सिल्वर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो 20 कैरेट का मीनिंग समझ में आ गया। 20 कैरेट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि वहाँ पे 20 पार्ट्स किसके हैं, गोल्ड के, इसीलिए हमने 20 वर्ड यूज़ किया है। और वहाँ पे जो 4 पार्ट्स हैं वो किसके हैं, तुम्हारे कोई अदर मेटल्स के, ठीक है। अच्छा, अब उसमें तुम्हें पहले तो ये पता करना है, मतलब क्वेश्चन में पहले तो ये दिया हुआ है आपको अच्छे से, कहाँ गया क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड होता है उसका एटॉमिक मास होता है 197 प्योर 24 कैरेट का, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक प्योर 24 कैरेट है गोल्ड है, तो उस प्योर 24 कैरेट गोल्ड का जो एटॉमिक मास है 197। अब लेकिन जो तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना, वो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किस में, 20 कैरेट में। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स 20 कैरेट में निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए अभी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na के साथ, बराबर कह रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे, वेट को डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर वेट के, मतलब एटॉमिक वेट के साथ, ठीक है। Na तो एक कांस्टेंट है, वो दिया है। वेट तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ था, 300 मिलीग्राम। तो 300 मिलीग्राम का मतलब हो गया 300 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3।
एवोगैड्रो नंबर तो तुम पुट कर दोगे। अब दिक्कत आएगी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की। क्यों यहाँ पे दिक्कत आएगी मॉलिक्यूलर वेट की? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है 197, वह 24 कैरेट प्योर गोल्ड का है, राइट? 24 कैरेट प्योर गोल्ड का। अब तुम्हारे पास 24 कैरेट प्योर गोल्ड का तो है ही नहीं, मतलब 20 कैरेट गोल्ड का तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में फिर अभी क्या करेंगे इसको? तो अब तुम किसी तरीके से पहले कैलकुलेशंस करो और देखो कि 20 पार्ट ऑफ गोल्ड का तुम क्या एटॉमिक मास निकाल सकते हो, और अगर नहीं निकाल सकते हो तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अदरवाइज मैं कल वाली चीज़ का वीडियो डाल ही दूंगी। इतनी हिंट काफ़ी है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अभी या तुम आगे कर लोगे। जो तुमने डाउट भेजा था उतना मैंने बता दिया, आगे का मैंने नहीं बता रही हूँ।